नरेंद्र मोदी इतनी मेहनत कर रहे हैं किस लिए? प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं किस लिए? प्राइम मिनिस्टर दिल्ली नहीं आ रहे हैं किस लिए? क्या 400 सीट के लिए या 272 सीट के लिए? मोदी इतनी मेहनत कर रहे हैं क्या इतिहास बनाने के लिए या सरकार बचाने के लिए? प्रधानमंत्री इन दिनों अलग अलग राज्यों के राजभवन में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी राजधानी नई दिल्ली भी नहीं आ रहे। 2 मई की रात मोदी कोलकाता के राजभवन में रुके। 3 मई की रात मोदी रांची के राजभवन में रुके। 5 मई को भुवनेश्वर के राजभवन में मोदी का रात्रि विश्राम है। 6 मई को मोदी गांधीनगर के राजभवन में रुकेंगे और 7 मई की रात प्रधानमंत्री हैदराबाद के राजभवन में विश्राम करेंगे। दिन में 3-4 रैलियां और शाम में रोड शो। नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कैंपेन का शेड्यूल जैम पैक्ड है। इसी बिजी शेड्यूल के बीच प्राइम मिनिस्टर अपने सारे ऑफिशियल एंगेजमेंट भी निपटा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी दिन भर प्रचार करते, लेकिन रात्रि विश्राम के लिए उनका प्लेन दिल्ली में ही लैंड करता। रात में पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर निवास में रुकते और अगली सुबह फिर से प्रचार करने के लिए निकल जाते। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव थोड़ा अलग है। पीएम मोदी इस बार कोशिश कर रहे हैं कि राज्यों में ज्यादा समय दें और राज्यों की राजधानी में राजभवन में रुक रहे हैं। चुनाव खत्म होने में गिनती के 30 दिन बचे हैं, लेकिन ये 30 दिन सब पर भारी हैं। ये 30 दिन ही डिसाइडर हैं। चुनाव के आखिरी 30 दिनों में नरेंद्र मोदी का कैंपेन जबरदस्त ऑफेंसिव मोड में चल रहा है। मोदी बीजेपी को ऑल टाइम हाई ले जाना चाहते हैं और कांग्रेस को ऑल टाइम लो की तरफ धकेलना चाहते हैं। ये कांग्रेस के साजिदे मोदी के आंसुओं में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कहते हैं मोदी के आंसू अच्छे लगते हैं। ये निराश हताश लोग अब इतने कुंठित हो गए हैं। एक कहावत है, जाके जाके पांव न फटे बिवाई, जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, हेमंता बिस्व शर्मा और नरेंद्र मोदी के तमाम सिपहसालार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। रामलला के आगे शीश झुकाकर बजरंग बली को प्रणाम करके प्रधानमंत्री कैंपेन का नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। जब गोधरा में कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, तब रेल मंत्री ये शाहजादे के बेटे थे जो सजा काट रहे हैं और जमानत पे घूम रहे हैं। उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाई, बेन राजी कमेटी। सोनिया बहन का राज था ना, और इसलिए उन्होंने बेन राजी कमेटी बनाई थी। वो जज का नाम बेनर्जी था, तो लोग बेन राजी बोलते थे। और उससे ऐसा रिपोर्ट लिखवाया कि 60 कार सेवकों को जलाने वाले निर्दोष छूट जाए। लेकिन ये रेल मंत्री जो अभी जेल में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है, जमानत पे घूम रहे हैं, अदालत ने उनके इस रिपोर्ट को कूड़े कचरे में फेंक दिया और उन सबको सजा सुनाई। फांसी तक की सजा हो गई। पूरी दुनिया को पता था
कि कार सेवकों को जिंदा जलाया गया था, लेकिन तब फर्जी जांच रिपोर्ट बनवाकर कार सेवकों पर ही दोष मढ़ने की साजिश रची गई थी। यही इनका इतिहास है, यही इनकी सच्चाई है। बिहार में गोधरा कांड का जिक्र करने से वोट मिलते हैं क्या? नरेंद्र मोदी ने क्या सोचकर दरभंगा में गोधरा कांड के बारे में बयान दिया? गोधरा कांड के समय लालू यादव रेल मंत्री नहीं थे, लेकिन 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो लालू ही रेल मंत्री बनाए गए। मोदी कहते हैं कि लालू ने तब सोनिया गांधी के कहने पर रिपोर्ट बनवाई और गोधरा कांड के दोषियों को आजाद कराने की साजिश रची। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने चुनावी ऑल आउट वॉर छेड़ रखा है। किसी भी नट बोल्ट को ढीला नहीं छोड़े, बल्कि सबको कस दिया है। अपने तर्कश से हर तीर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बाद में ऐसा ना हो कि ये अफसोस हो कि अगर इस सीट पर इस प्रकार की रणनीति अख्तियार की होती तो शायद जीत जाते। बिहार में पीएम मोदी ने गोधरा कांड का जिक्र किया। सब कुछ इस लिहाज से किया जा रहा है कि चुनावी चौसर पर बीजेपी का हर चाल सटीक बैठे। असल में पीएम मोदी रिग्रेट शब्द से नफरत करते हैं। उनके डिक्शनरी में ना तो रिग्रेट शब्द है, ना ही वो इसे शामिल करना चाहते हैं। इसलिए चुनाव को उसी तरह से लड़ रहे हैं जैसे चुनाव को लड़ा जाना चाहिए। 24 का चुनाव ऑलरेडी पोलराइज हो चुका है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमानों के बारे में क्या क्या लिखा है? कुछ बातें नरेंद्र मोदी ने बताई हैं। मोदी के रामनगरी पहुंचने से पहले योगी और अमित शाह ने चुनाव में औरंगजेब और जजिया कर की एंट्री करा दी है। विरासत का सम्मान ही है कि हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों से लगातार आंदोलन करते रहे। लाखों हिंदू उसके लिए शहीद हुआ। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे, लेकिन विरासत का सम्मान करेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में? कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब इन चीजों को तो आप भूल ही जाइए कि आगे कोई राम मंदिर की बात करेगा, कांग्रेस के समय में कृष्ण जन्मभूमि की बात करेगा, या महाराज भोज के मंदिर की बात करेगा, भोजराज के मंदिर की बात करेगा। ये सब की बात तो लोग कांग्रेस के समय तो भूल ही जाइए। वे एक और काम क्या करने जा रहे हैं? आपके पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, बाप दादों की जो कमाई है, उस कमाई पे भी वे कहेंगे, राहुल गांधी ने कहा ना, हम सर्वे करवाएंगे, एक्सरे करा देंगे, और एक्सरे करा करके फिर उसमें से आधी संपत्ति ये लोग ले लेंगे और आपको कहेंगे कि भाई ये हमारा विरासत टैक्स है। क्या आप इसको देंगे? क्या आप ये जजिया कर देंगे? क्या ये कांग्रेस औरंगजेब के जजिया कर को जबरन लागू करना चाहती है? क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इंडी अलायंस जो है एक प्रकार से औरंगजेब फैन क्लब बन गई। अब सिंधु दुर्ग रत्नागिरी वालों को तय करना है कि मोदी जी के साथ जाना है या औरंगजेब फैन क्लब के साथ जाना है। भाइयों बहनों, हम जब नाम बदलते हैं औरंगाबाद का, तब भी ये विरोध करते हैं। और उद्धव जी मैं बताना चाहता हूं, ये नाम संभाजी महाराज के नाम से आपके स्वर्गीय पूज्य पिताजी श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने रखा था, जिनको भाजपा शिवसेना सरकार ने जमीन पर। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 4 जून को कांग्रेस के पास इतनी कम सीटें बचेंगी कि उनको उंगलियों पर गिना जा सकेगा। क्या सचमुच ऐसा ही होगा? 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल होने की बहुत ज्यादा बातें की जा रही है। उनके सिंपैथाइजर बहुत सारे दावे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता भी बढ़ चढ़कर इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, जबकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये झूठ का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है, जो कि सामने भी नजर आ रहा है, कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं और सबका डेस्टिनेशन एक नजर आ रहा है, वो है बीजेपी। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अपना कदम पीछे खींच ले रहे हैं। असल में एक्चुअल नंबर की बात करें तो कांग्रेस के पास हेडरूम बहुत कम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने केरल में 15 सीटें जीती थी, पंजाब में 8 सीटें। इन दोनों राज्यों को अगर छोड़ दें तो इसके बाद अलग अलग राज्यों के आंकड़े को अगर उठा के देखें तो कांग्रेस की सीटें उंगलियों पर गिनने लायक है। राहुल गांधी बड़ी मुश्किल से यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। समाजवादी पार्टी का सपोर्ट होने के बाद भी अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने
चुनाव लड़ने की हिम्मत राहुल फिर से नहीं जुटा पाए। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि यूपी में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का यूपी में बेस खत्म हो गया है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने जब 52 सीटें जीती थीं, तब यूपी में उसका एक ही सांसद था। रायबरेली से सोनिया गांधी सपा और बसपा के सपोर्ट से जीती थी। केरल में कांग्रेस के पास 15 सांसद थे और पंजाब में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थीं। यानी केरल और पंजाब में ही कांग्रेस ने 23 सीटें जीती और बाकी के 27 राज्यों से उसके सिर्फ 29 सांसद जीत कर आए। केरल और पंजाब, इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी को तगड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। केरल में लेफ्ट ने अच्छी लड़ाई लड़ी, बाकी सीटों को तो छोड़ दें, यहां तक कि वायनाड में भी जहां कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी चुनावी अखाड़े में थे, वहां भी लेफ्ट ने वॉकओवर नहीं दिया और किसी डमी कैंडिडेट को देने के बजाय लेफ्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डी राजा की पत्नी एनी राजा को चुनावी अखाड़े में उतारा। दूसरी तरफ बीजेपी ने केरल में अपने सबसे मजबूत उम्मीदवार सुरेंद्रन को वायनाड भेजा। जहां तक पंजाब की बात है, कांग्रेस पार्टी को अपने खस्ता हाल का एहसास था, इसलिए उसकी पुरजोर कोशिश थी कि दिल्ली की तरफ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी इसके लिए कतई भी तैयार नहीं हुई और आज आम आदमी पार्टी का अपर हैंड नजर आ रहा है, कांग्रेस पार्टी उसके पीछे नजर आ रही। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा की 117 में से 92 सीटें जीती थी। कांग्रेस को केवल 18 सीटें मिली थी। असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट को आधार बनाएं तो केजरीवाल की पार्टी 9 से 10 सीट जीत सकती है। कांग्रेस को केवल 1 से 2 सीट मिल सकती है। पंजाब में कांग्रेस पर 2019 वाला प्रदर्शन दोहराने का दबाव है, जबकि उसके लगभग सभी बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से नीचे किसी के बारे में बात ही नहीं करते। मोदी के बारे में भी वो तू तड़ाक वाली लैंग्वेज बोलते हैं। आपको अपनी भागीदारी के बारे में मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान का धन जो है उसका कितना भाग आपके हाथ में, आपको मालूम नहीं। आपको बड़ी बड़ी लंबी बातें बोली जाती हैं, मगर जो मेन इशू है, हिंदुस्तान का धन कितना है, कहां है, किसके हाथ में है, यह मेन सवाल है। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जब भी मोदी के बारे में बोलती हैं तो उनका लहजा भी हमेशा शिकायत वाला रहता है। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं, और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे? मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं, उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है। चुनाव में नैरेटिव बनाने के लिए तो ऐसी बातें ठीक हैं, मगर ऐसी बातों से लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ती। कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर लड़ रही है। उसकी उम्मीद रायबरेली की 1 सीट से आगे नहीं बढ़ती। बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस की सारी ताकत किशनगंज की 1 सीट जीतने में लगी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी की बहरामपुर सीट जीत जाए, वही उसके लिए लॉटरी लगने जैसा होगा।
एमपी में कांग्रेस का सारा फोकस केवल छिंदवाड़ा का किला बचाने पर है। राजस्थान में अशोक गहलोत सिर्फ अपने बेटे वैभव गहलोत की सीट जालौर जीतने में सारी शक्ति लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास चंद्रपुर की सीट है, वो भी इस बार हिल रही है। गुजरात में कांग्रेस को भी मालूम है कि 26 में से किसी भी सीट पर उसका चांस 0 से आगे नहीं बढ़ने वाला। यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, राजस्थान, इन 7 राज्यों की लोकसभा सीटों को अगर जोड़ दें तो आंकड़ा पहुंचता है 290। इन राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन के बिना कोई भी पार्टी ये सपना नहीं देख सकती कि उसे दिल्ली की गद्दी मिल जाए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, पिछले लोकसभा चुनाव में इन 7 राज्यों में उसे 7 सीटें भी नसीब नहीं हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इन राज्यों में 6 सीटें हासिल हुई। इस बार भी स्थिति कोई अलग नजर नहीं आ रही। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी की सीटें आखिर कहां से बढ़ रही हैं। तमिलनाडु में ऑलरेडी उसका आंकड़ा 8 पर है, इससे ज्यादा होगा क्या? तेलंगाना में उसे उम्मीद है, कर्नाटक में उसे उम्मीद है, लेकिन यहां भी कोई बहुत चमत्कारिक प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की जा रही। अगर कुछ सीटें बढ़ी तो बहुत मामूली होंगी। पीएम मोदी ने खुद इन राज्यों में बहुत ज्यादा फोकस किया है। तेलंगाना में बीजेपी को अच्छी उम्मीदें हैं और कर्नाटक में उसकी कोशिश है कि नुकसान कम से कम हो। कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2019 में कांग्रेस 421 सीटों पर लड़ी थी, उसने 52 सीटें जीती। उसका स्ट्राइक रेट 12.35% था। 2014 में कांग्रेस 464 सीटों पर लड़ी थी, उसे 44 सीटें मिली थी। 2014 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट था 9.48%। 2009 कांग्रेस के लिए इस सदी का बेस्ट चुनाव था। जो 440 सीटों पर लड़ी, उसे 206 सीटें मिली। 2009 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट था 46.81%। 2004 में कांग्रेस 417 सीटों पर लड़ी थी और 145 सीटें जीती थी, तब उसका स्ट्राइक रेट था 34.77%। 2024 वाली कांग्रेस 2004 और 2009 वाली कांग्रेस नहीं रही। इस साल वो 2019 वाला स्ट्राइक रेट रिपीट कर ले तो भी बहुत बड़ी बात होगी। 24 के चुनाव में कांग्रेस ने अब तक 329 कैंडिडेट उतारे हैं। 400 कैंडिडेट के बेंचमार्क तक पहुंचने के लिए भी कांग्रेस को 71 कैंडिडेट और चाहिए। 2019 के स्ट्राइक रेट के हिसाब से चलें तो अभी के कैंडिडेट स्ट्रेंथ पर कांग्रेस को 40 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस के लिए ये लोएस्ट नंबर होगा। राहुल गांधी को एक और चुनावी आंकड़े पर गौर करना चाहिए। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 52 सीटें जीती थी। इनमें से 16 सीटों पर जीत का मार्जिन 50,000 वोट से कम का था। लोकसभा चुनाव के लिहाज से 50,000 वोट का मार्जिन बहुत छोटा मार्जिन होता है। 4 से 5% वोट का स्विंग भी 50,000 के वोट मार्जिन को इरेज कर देता है। नरेंद्र मोदी की नजर इन 16 सीटों पर है। इनको घटा दें तो कांग्रेस के पास सिर्फ 36 सीटें बचती हैं। भाइयों बहनों, मैं देश भर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह जाता हूं। हर जगह से इसी प्रकार से मोदी 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 की आवाज कानों में गूंजती आ रही। देश की जनता तय कर बैठी है कि 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को बहुमत देना है। मोदी और राहुल में जो फर्क है वही फर्क मोदी के अलायंस और राहुल के अलायंस में है। नरेंद्र मोदी एनडीए की सबसे बड़ी ताकत हैं, जबकि राहुल गांधी इंडिया अलायंस की सबसे कमजोर कड़ी हैं। राहुल की सारी उम्मीदें अलायंस पार्टनर्स से हैं। महाराष्ट्र में ठाकरे पवार, बिहार में तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। अखिलेश यूं तो मोदी के बारे में संभल कर बोलते हैं, लेकिन राहुल के लिए वो भी रिस्क ले रहे हैं। इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनेगी तो आपका भी कर्ज पूरा का पूरा माफ होगा। अगर उद्योगपतियों का माफ हो सकता है तो हमारे किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ होगा। मैं देख रहा हूं कि कभी कभी कुछ नौजवान ये अहीर रेजिमेंट की भी तख्ती ऊपर कर देते हैं। मुझे याद है 2019 का चुनाव, हमने कहा कि अकेली अहीर रेजिमेंट नहीं बनेगी, इसके साथ साथ गुजरात की भी रेजिमेंट बनेगी। अगर आप और हम लोग फौज में जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं
तो और प्रदेश के लोग भी आए और सेवा करें। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि उनकी अपनी ऊर्जा कहां लगानी है। यूपी में मामला सही चल रहा है, इसलिए मोदी ने यूपी का पूरा जिम्मा योगी आदित्यनाथ के कंधों पर डाल रखा है। मोदी ने कानपुर सिटी में रोड शो किया। मोदी ने यहाँ भाषण नहीं दिया। चार्ज योगी के हाथ में है। योगी अखिलेश पर भी बरसते हैं और कांग्रेस को भी धोते हैं। देश के अंदर 80 करोड़ लोग राशन की सुविधा का फ्री में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, 80 करोड़ लोग भारत में राशन प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं। आप अनुमान करिए, जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इनके आकाओं ने पहले देश का बंटवारा किया था और आज जिहाद की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। इनको बताया जाना चाहिए कि जिहाद में अगर इतना ही प्यार है तो भूखों मरने के लिए भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाइए, जो आज 2 जून रोटी के लिए तड़प रहा है। राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है, कांग्रेस संभलने की जगह डगमगा ही रही है। 2024 का चुनाव बहुत अलग नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी कहां एक्सपैंड हो रही है। मोदी ने बीजेपी को 370 सीटें जीतने का टारगेट तो दे दिया है, लेकिन क्या बीजेपी एक्सपैंड हो रही है? आपने ध्यान दिया होगा, जिन जिन राज्यों में बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से है, वहां बीजेपी ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुकी है। असल में कांग्रेस को बीट करके मोदी बहुमत वाला नंबर लाते हैं और एक्सपेंशन प्लान के लिए वो दूसरे राज्यों, दूसरी पार्टियों की तरफ देख रहे हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को एक एक्सपेंशन प्लान के साथ अप्रोच किया और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक प्लान कोई 2.5 महीने पहले बना हो। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद ही बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए काम करना शुरू कर दिया था। पार्टी के बड़े नेताओं को इस बात का एहसास था कि 2024 में कुछ सीटें उसकी घट सकती हैं कुछ राज्यों से, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि बाकी जगहों पे जहां पार्टी का प्रदर्शन उस समय अच्छा नहीं रहा था, वहां बेहतर किया जाए, उन राज्यों से सीटें झटक ली जाए। अब जैसे महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में बीजेपी को इस बात का एहसास है कि अपनी सीटें तो वो आसानी से रिटेन करेगी, लेकिन गठबंधन के तहत कुछ सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसकी भरपाई के लिए आंध्र प्रदेश को तैयार कर लिया गया है। इसी प्रकार से तेलंगाना में भी बीजेपी को सीटें बढ़ने की उम्मीद है, चाहे बंगाल हो या फिर उड़ीसा या फिर नॉर्थ ईस्ट, ये बीजेपी के होप वाले स्टेट हैं। तमिलनाडु में भी बीजेपी ने इस बार पुरजोर मेहनत की है और पीएम मोदी ने जिस प्रकार से ताकत झोंकी है, बीजेपी को उम्मीद है कि कुछ सीटें तो वहां से भी आएंगी। यूपी में मोदी कम से कम 12 सीटें ऐड करना चाहते हैं। बंगाल में मोदी 18 में 7 ऐड करके 25 सीट तक जाना चाहते हैं। ओडिशा में बीजेपी का टारगेट 8 से बढ़कर 14 तक पहुंचने का है। तेलंगाना में बीजेपी 4 से 8 होना चाहती है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 0 से 4 तक पहुंचना है। तमिलनाडु में बीजेपी को 4 सीटें अप्रोच में दिख रही हैं। केरल में भी कम से कम 3 सीटें बीजेपी को अपनी रीच में दिख रही हैं। कुल मिलाकर करीब 40 सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में बीजेपी होपफुल है। 303 में 40 सीटें जोड़ दें तो 343 सीटें होती हैं। बीजेपी को यह रियलिस्टिक नंबर लगता है, लेकिन पार्टी इसे कोट नहीं करती क्योंकि लक्ष्य तो 370 का है।